देखो बेटा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिटन बाय A.K. रामानुजन। ठीक है, तो ये चैप्टर कहाँ से लिया गया बेटा? ये मूवमेंट्स बुक से लिया गया है। और चैप्टर नंबर 4 एक शॉर्ट समरी है। तो इन की पॉइंट से हम क्या करेंगे, शॉर्ट समरी कवर करेंगे, यानी पूरे चैप्टर को हम इसमें लेने वाले हैं। तो टाइटल से पता चल रहा है मूर्खों का साम्राज्य। तो क्या होता है, पहला हेडिंग, द स्ट्रेंज किंगडम ऑफ फूल्स। जो साम्राज्य है वो किस टाइप का है बेटा? स्ट्रेंज है, अजीब है। स्ट्रेंज क्यों बताया गया है? स्ट्रेंज इसलिए बताया गया है क्योंकि नॉर्मली जो डे के काम है वो डे में किए जाते हैं और नाइट के काम नाइट में किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के राजा ने उल्टा कर रखा था कि सारे नाइट के काम डे में होंगे और डे के सारे काम नाइट में होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये साम्राज्य थोड़ा स्ट्रेंज है, इस तरीके से बोला गया है। नंबर 2, अराइवल ऑफ गुरु एंड हिज डिसाइपल। जब गुरु और चेला इस साम्राज्य में विजिट करने आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था बिल्कुल उल्टी है। व्यवस्था उल्टी कैसे है? एक तो सारा सोने का काम दोपहर में है, सोने का काम दोपहर में है, यहाँ तक कि जानवर भी दोपहर में सो रहे हैं, और रात में सोने की बजाय लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि एक डूडू में सब कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? एक डूडू में, एक सिंगल यूनिट में सब कुछ मिल रहा है, कोई भी वस्तु खरीदो। तो इस चीज को देख करके गुरु भी क्या हो गए, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तो वास्तव में ये मूर्खों वाली व्यवस्था है, तो उनको दूर रहना चाहिए। फिर अगली बात क्या होती है, डिसीजन ऑफ गुरु टू लीव द सिटी। तो उन्होंने तुरंत निर्णय बनाया कि बेटा यहाँ पर रुकना बिल्कुल बेकार है, अगर हम यहाँ रुके तो हमारे ऊपर बिल्कुल क्या होगी, हमारे ऊपर आपदा आने के चांसेस हैं, क्योंकि मूर्खों के साथ आप रहोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर भी दिखेगी। तो तुरंत क्या करते हैं, चेले से कहते हैं कि इस स्थान को छोड़ देना ही लाभदायक है, बेनिफिट है। तो उसके बाद क्या होता है, इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट इन अ मर्चेंट हाउस। तो फिर क्या होता है, उस साम्राज्य में एक अजीब घटना घटती है कि एक मर्चेंट के घर में एक चोर चोरी करने आता है, और जब वो सामान ले जाने के लिए एक दीवार से होल करके भाग रहा होता है तो दीवार क्या होती है, उस चोर के ऊपर गिर जाती है और वह चोर मर जाता है। तो चोर की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका क्लेम करने के लिए उसका भाई राजा के दरबार में जाता है, कहता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय की गुहार लगाता है और राजा से बोलता है कि मेरे भाई का तो केवल प्रोफेशन है उसका चोरी करना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तो किसी की जान ले ली जाए। ठीक है, और मुझे क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाई की जान गई है। तो राजा कहता है तो ठीक है, किस तरीके से तुम्हारे भाई की डेथ हुई है? तो बताते हैं उस मर्चेंट की दीवार गिरी है। तो वो ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, समन देते हैं, किसको बुलाया जाए, मर्चेंट को हाजिर किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद द ओनर ऑफ द हाउस व समन, जो घर का जो ओनर होता है उसको बुलाया जाता है, यानी ओनर कौन है यहाँ पे, मर्चेंट है। उस मर्चेंट को समन भेजा जाता है प्रस्तुत होने के लिए कि उस की डेथ का कारण कौन है, वो मर्चेंट है। उसके बाद मर्चेंट कहता है कि राजा जी इसमें मेरा क्या दोष है, वो दीवार तो पिताजी के समय की बनी हुई थी, वो कमजोर थी, तो वो दीवार तो किसने बनाई थी, उस मिस्त्री ने बनाई थी जिसने उसका निर्माण किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो राजा जी कहते हैं अच्छा, तो उस दीवार का निर्माण किसने किया, ब्रिक लेयर ने किया, मिस्त्री ने किया है, तो चलो मिस्त्री को बुलाया जाए। फिर अगली बारी किसकी आती है, उस ब्रिक लेयर की आती है, और ब्रिक लेयर भी बोलता है कि राजा जी मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा था फोकस होके, लेकिन एक लड़की थी जो बार बार पे क्या कर रही थी, वो उस रास्ते से आ जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा था, क्योंकि उसकी जो पैरों में पायल थी, उसकी पायल की छन छन से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से दीवार कमजोर बनी। तो राजा कहते हैं अच्छा, वो डांसिंग गर्ल जो लड़की थी उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो चलो उसको समन भेजा जाता है। तो उसको समन भेजा और उस लड़की को हाजिर होने के लिए दरबार में बुलाया, और लड़की कहती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है राजा जी, तो मैं तो केवल अपने जेवर लेने के लिए मैं सुनार के पास जा रही थी, वो सुनार मेरे को बार बार पे टाल रहा था कि सुबह दोपहर शाम ले लेना, तो वरना मैं क्यों जाती बार बार, मुझे चक्कर लगाने का कोई मुझे शौक नहीं है राजा जी। ठीक है ना? तो वो क्या करती है, तो वो सारी बात किस पर डाल देती है, उस सुनार के ऊपर डाल देती है। और सुनार को बुलाया जाता है, सुनार भी कहता है राजा जी इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सिर्फ उस व्यापारी के जेवर बना रहा था जिसके घर में फंक्शन था, शादी थी, वरना मुझे मुझे भी कोई दूसरे कस्टमर का काम करना लेट नहीं करना चाहता था। तो फिर क्या होता है, फिर वो सारी बात घूम फिर के उस मर्चेंट पे आ जाती, क्योंकि वो फंक्शन किसके पास था, इसी मर्चेंट के घर में था। तो वो बात किसी उसी व्यापारी के यहाँ पर आ जाती है, तो उस व्यापारी को बुलाया जाता है और उसी को दोषी ठहराया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें सजा सुनाई जाती है और तुम्हें
क्या स्टेक के माध्यम से मृत्यु की सजा दी जाएगी। तो वो स्टेक मंगाया जाता है और स्टेक मंगाने के बाद देखा जाता है कि वो मर्चेंट क्या है, वो मर्चेंट स्लिम है, वो पतला है, तो स्टेक उसको फिट नहीं बैठता है, वो स्टेक मोटे व्यक्ति के साइज का था, है ना। फिर आगे बात क्या होती है बेटा, द डिसाइपल इन ट्रबल। वो अब क्या होता है, जो स्टेक के साइज के हिसाब से किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं पूरे साम्राज्य में, क्योंकि राजा तो पतला, मर्चेंट तो पतला है, लेकिन स्टेक में कोई हेल्दी व्यक्ति आने वाला था, तो आदेश दे दिया जाइए पूरे साम्राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आइए जो स्टेक के साइज का हो। और देखा जाता है एक मोटे और हेल्दी आदमी को पकड़ के लेते आते हैं, वो आदमी वही था जो वो डिसाइपल था गुरु जी का। तो वो डिसाइपल को लेके आते हैं और डिसाइपल भी सरप्राइज था कि भैया जी मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मैंने तो कोई भी जुर्म नहीं किया है, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। तो ठीक है, तो बोलते हैं उसके कर्मचारी जो कटियर्स होते हैं दरबारी, नहीं चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है, ठीक है आदेश है, और स्टेक के हिसाब से तुम्हें वहां पर ठीक है मौत की सजा दी जाएगी। तो बेटा क्या होता है, उस स्टेक में फिट बैठाने के लिए उस डिसाइपल को ले जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या में आ जाता है, वो बुरी तरीके से फंस जाता है। अगली बात आती है कि भैया जी गुरु फूज द किंग, और अंतर ध्यान करके फिर क्या होता है, उनकी दिव्य शक्ति थी गुरु जी के पास, वो देखते हैं कि मेरा जो डिसाइपल है, मेरा जो चेला है, वो बहुत ज़्यादा समस्या में है, परेशानी में है, दुख में है, ठीक है। तो वो जाते हैं अपने डिसाइपल के खातिर और एक पूरा का पूरा प्लान अपने माइंड में बनाते हैं कि किस तरीके से अपने चेले को बचाना है, ठीक है, और उनको पागल बनाने का एक पूरा षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। कॉन्स्पिरेसी ये बनाते हैं कि जो स्टेक होता है, स्टेक में जो उसका डिसाइपल पूरा फिट हुआ था, तो उससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने बोला कि उस अपने डिसाइपल के साथ वो फाइट करना शुरू कर देता है राजा के साथ, कि राजा जी मेरे डिसाइपल को मौत ना दे करके मुझे स्टेक में डालिए, मुझे मौत की सजा सुनाइए, मैं पहले मरना चाहता हूँ। तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं और चेला कह रहा है कि मुझे मरना है और गुरु कह रहा है मुझे मरना है, क्योंकि गुरु चेले में पहले ये चीज सेट हो चुकी थी कि इस तरीके से हमें पूरी प्लॉट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो राजा भी सरप्राइज था कि बताइए इतने उत्सुक हैं, उतने उतावले हैं ये मृत्यु के लिए, मौत के लिए, ऐसी क्या खास बात है कि जो लोग पहले मरना चाह रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं उसको, राजा गुरु को बुलाते हैं कि गुरु जी इधर आइए, आप ऐसी क्या खास बात है कि आप अपनी जान पहले दोनों देना चाहते थे, उतावले हैं। तो गुरु जी बताते, गुरु जी ये स्टेक बहुत दिव्य है, ये गॉड ऑफ स्टेक है, ईश्वरीय स्टेक है, और इस स्टेक में पहले जिसकी डेथ होगी वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और दूसरे नंबर की जिसकी डेथ होगी वो मंत्री बनेगा। इस वजह से हम दोनों ठीक है इसको चाहते हैं कि हमारी डेथ पहले हो, क्योंकि हम राजा बनना चाहते हैं और मंत्री बनना चाहते हैं। तो राजा जी क्या कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। तो मंत्री को बुला करके राजा जी क्या कहते हैं, बोलते हैं कि इनको एक काम करो, पहले भी इनको बंद कर दो और रात में इनको रिलीज कर देना, और इनकी जगह हमें भेस बदल करके जेल में डाल देना। देखिए जब सुबह स्टेक में डाला जाएगा वो पहले हम क्या करेंगे, अपनी कुर्बानी देंगे, अपनी हम क्या करेंगे, डेथ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे राजा बनना है और अगले जन्म में तुमको मंत्री बनना है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अपना पुलिस वाला डिसीजन लेते हैं। आगे डिसीजन ऑफ फुलिशली किंग, तो राजा क्या करते हैं, जो मूर्ख वाला डिसीजन होता है वो ले लेते हैं कि पहले अपना जान देंगे। अगली बात है न्यू किंग एंड मिनिस्टर, जब राजा और मंत्री की, जो मूर्ख राजा है और मंत्री हैं, दोनों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, जब वो जा रहे हैं किंगडम से, तो लोग उन्हें रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही एक समझदार व्यक्ति हैं, लगता है कि इनको हमारा साम्राज्य संभालना चाहिए, क्योंकि मूर्ख राजा और मंत्रियों के बाद कोई तो व्यक्ति होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरु और डिसाइपल से, आप ठहरिए, आप यहाँ की गद्दी को संभालिए, है ना, और कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। तो गुरु जी उनकी रिक्वेस्ट पर रुक जाते हैं और डिसाइपल भी रुक जाता है, और एक ही शर्त पर रुक जाता है कि नियमों को सारे बदलने होंगे, मतलब जो सही सारे नियम है, जो डे के सारे कार्य हैं वो डे में ही होंगे और नाइट के सारे काम नाइट में होंगे, और सिंगल ड्यूटी में कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी ये नॉर्मल जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो हमें अप्लाई करने होंगे, इसी शर्त पर हम इस पूरी गद्दी पर बैठेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन खत्म होता है, पूरी समरी यहाँ पर एंड होती है। बात समझ आई। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए बेटा, यहाँ पे फुलिश लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, उनके साथ में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, अपना डिसीजन अपने स्वयं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे के प्रभाव में आकर के हम भी मूर्ख बने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है।